नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सेविंग्स बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। सेविंग्स के तमाम विकल्पों को यहाँ पर टटोलेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लंबी अवधि में अपनी सेविंग्स प्लान करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप पा सकें। चाहे आपको म्यूचुअल फंड पे सवाल पूछना हो और बैंक एफडीज पे या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके से आप निवेश करना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और अब हमसे राय लेना चाहते हो, हमारे एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हो, तो आप इस शो में जुड़ सकते हैं। अपना प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको हमें एक मेल लिखनी है moneyguru@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर जाके अपना डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं और सेव लिखें, SAVE सेव लिखें। उसके बाद अपना पूरा प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए, आज आपका प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेल्सन डिसूजा जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं iFast फाइनेंशियल्स के। डिसूजा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सारे दर्शकों को बता दें सबसे पहले किन मुद्दों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है वो यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। क्या फ़ायदा होगा आने वाले समय के लिए? काफ़ी ज़्यादा रनअप हमने गोल्ड में देखा है। आने वाले समय के लिए कौन से विकल्प खोले हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पोर्टफोलियो प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे कॉलर की। और इसके अलावा निजी कंपनियों की FD में निवेश कितना सुरक्षित है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिसूजा साहब। और पहला प्रश्न जो है मेल के जरिए है, अजय सिंह जी का चंडीगढ़ से प्रश्न है। प्राइवेट कंपनीज की FD के ऊपर ये प्रश्न है और इनका कहना है कि इनके पास 2 लाख सरप्लस पड़े हैं यहाँ पर बैंक में और इन्हें ये पार्क करना चाहते हैं किसी निजी कंपनी की FD में और जानना चाहते हैं कि बैंक फिक्स डिपॉजिट के बजाय अगर इन FDs में, जो प्राइवेट कंपनीज की FDs में अगर यहाँ पर निवेश करें तो क्या फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा और कितना सुरक्षित है विकल्प। आप क्या यहाँ पर सलाह देंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले? देखिए, प्राइवेट कंपनी की FDयाँ आजकल बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आप बाहर देखेंगे तो बैंक के अलावा आप प्राइवेट कंपनी के डिपॉजिट्स में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो एक तरह का ट्रेंड बन चुका है कि आप बैंक फिक्स डिपॉजिट छोड़ के कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट भी देख लें। देखिए, इसमें कुछ बुरी बात है नहीं, मगर हाँ, आप बैंक को कंपेयर करके देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा रिस्क तो आ ही जाएगा, क्योंकि बैंक्स का जो बैकग्राउंड है और प्राइवेट कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग रहता है। तो हम जब एडवाइज़र कम्युनिटी से हम जब भी एडवाइस देते हैं तो हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि जब आप प्राइवेट कंपनी के FD में पैसे लगाते हो तो आप उनका रेटिंग देख के ही पैसे डालें। रेटिंग देख के आज की तारीख में क्रिसल जो रेटिंग कंपनी है उनके यहाँ से रेटिंग निकलते हैं। जैसे क्रिसल जब AAA का रेटिंग देता है तो AAA मतलब सबसे सेफ और सबसे अच्छा कंपनी है। तो आप इस तरह से आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरफ, प्राइवेट फिक्स डिपॉजिट की तरफ देख सकते हैं, या इसके अलावा आप कुछ अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी में दम है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आप यहाँ वहाँ देख के कुछ नाप के आप ये डिसीजन ले सकते हैं। बट सबसे सिंपल जो मेथड है, आप रेटिंग दे के कर सकते हैं। तो रेटिंग के लिए आप इंटरनेट पे जाइए, क्रिसल रेटिंग देखिए और रेटिंग के अलग अलग जो रेटिंग्स मिलते हैं उसकी थोड़ी जानकारी लीजिए। जैसे AAA आते हैं, AA, सिंगल A, BBB और B सबसे छोटा रेटिंग होता है जो ज़्यादा रिस्क ही बताते हैं। जब B आता है या BB आता है तो आप ये जान लीजिए कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, मगर जब आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि केवल ऊंची ब्याज दरें देख के यहाँ पर फैसला ना करें। कंपनी के ऊपर डेट तो नहीं है, ज़रूर देखें। ज़्यादा कर्ज के चलते वो यहाँ पर रकम तो नहीं इकट्ठा कर रहे, फिक्स डिपॉजिट चलते ज़रूर देखें। और साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग क्या मिली है। काफ़ी रेटिंग एजेंसियाँ इन कंपनियों को यहाँ पर रेट करती हैं, उनमें यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या मिली है। इसके अलावा जो 2 फिक्स्ड डिपॉजिट्स यहाँ पर चल रही हैं जहाँ पर अच्छा ब्याज भी मिल रहा है, वो HDFC की है और M&M फाइनेंशियल की है। यहाँ पर नज़र रख के चल सकते हैं। चलिए, इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। एकमजीत जी इस समय अमृतसर से लाइन पे हैं। एकमजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर, मेरा आपको मैंने भेजा है सब कुछ क्या चाहिए। बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो, आपका जो आपने सवाल भेजा वो हमारे पास थे। 24 साल आपने उम्र बताई और 26,000 आपने सैलरी बताई है अपने हर महीने आप जो कमाते हैं। और इसके अलावा रेंट भी आता है आपको, आपका एग्री लैंड है उसके ऊपर से रेंट भी आता है आपको? हाँ जी सर जी। और म्यूचुअल फंड में कितना आप निवेश करना चाहते हैं? सर मैं करंटली नियरली 5,000 के करीब कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सिस्टर की मैरिज का भी है। उसके लिए जहाँ तो डेप्थ के लिए बता दें वो 6 to months में और 1 साल के बीच चाहिए। और
पर एकम जी, 1 साल 6 महीने से 1 साल के लिए एडवाइस नहीं दी जाती है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड में निवेश जो होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए होता है। अगर आपको 6 से, मैं ये कह रहा हूँ सिस्टर की शादी के लिए, उसके लिए मैं 15,000 कर सकता हूँ, बाद में वो मैं म्यूचुअल फंड में दे सकता हूँ। जी चलिए। और साथ ही आपने लोन के ऊपर क्या सवाल भेजा है यहाँ पर? 50 से 60 लाख का लोन भी चाहिए आपको? लोन अगर फिक्स करता हूँ तो मुझे 25 जी एकम जी, आपकी आवाज़ हमको यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही है, पर आपने बताया कि 50 से 60 लाख की लोन की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। देख लेते हैं आपकी आय के हिसाब से क्या ये पर्टिकुलर लोन आपको मिल सकता है कि नहीं। कैसे क्रिएट करेंगे इनका पोर्टफोलियो आप? डिसूजा साहब जैसे उन्होंने बोला कि 4 से 5 हज़ार रुपये निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, और इसके अलावा इनको लोन की भी रिक्वायरमेंट है, लोन की किस्तें, और साथ में जो अब ये जो SIP का जो यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो आप क्या मानते हैं दोनों एक साथ करना इनके लिए फ़ायदेमंद है? और क्या 50 से 60 लाख का लोन के आय के हिसाब से इनको मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। एक तो एक हाउसिंग लोन का मुद्दा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है। पहले हम अपना जो पहले वाला जो मुद्दा है, जो हाउसिंग लोन का मुद्दा है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें। पहले तो उनको कोई बैंक में अप्लाई करके देखना है कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी सबसे मेन क्राइटेरिया होती है। इनमें ये बैंक से लोन लेने वाले के ऊपर बैंक एक तरह का एक सर्वे करता है, स्टडी करता है उसके एप्लीकेशन के हिसाब से, और पता लगाता है कि क्या इसको लोन दे सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात है उनके अमाउंट जो उन्होंने बताया, जो 50-60 लाख का जो हाउसिंग लोन का जो अमाउंट उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि उनका जो इनकम है 26,000 सैलरी से आती है, और लगभग 2.5 लाख तक उनको रेंटल इनकम मिलता है, मतलब लगभग 20,000 तक महीने का उनको रेंटल इनकम मिलता है। तो दोनों मिला के क्लोज टू क्लोज 50,000 तक का उनका इनकम है। तो जब मैं एक क्विक कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि उनके इस इनकम पर 50-60 लाख का कोई होम लोन दे पाएगा। हाँ, मगर उन्होंने ये भी बताया उनके क्वेरी में कि उनके पास एक प्रॉपर्टी, एक घर जो है, जो उसका वर्थ जो है 20 लाख का उन्होंने बताया, तो वो बेच के उनको वो जो पैसे मिलेंगे, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको मिल सकता है। मगर देखिए, जब मैंने यहाँ पर भी कैलकुलेशन किया तो 30 लाख रुपए के लिए मैंने कैलकुलेशन किया और समझा कि 12% का इंटरेस्ट लगेगा उनके ऊपर। यहाँ पर भी उनको 33,000 रुपये का 20 साल के टेन्योर के हिसाब से महीने का EMI लग जाएगा। तो उनके इनकम के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 40% अपने इनकम के 40% तक मैक्सिमम अपने इनकम के दायरे इनकम के परसेंटेज के हिसाब से आप लोन लीजिए। मतलब आपके पास 10,000 का इनकम है तो 4,000 मैक्सिमम आप EMI भर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। तो मेरा उनके लिए मशवरा है कि आप पहले अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा दें, आपका इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस बना दें, उसके बाद आप लोन की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी और जो करंट इनकम के हिसाब से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। और जो अपने इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा मुद्दा जो बताया, यहाँ पर 4-5 हज़ार के लिए मैं आपके लिए 2 फंड दे सकता हूँ। यहाँ पर आप 2 फंड देखें, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी वाला फंड देखें, वहाँ पर आप 2,500 डालें, या आपको यहाँ आपको 5,000 के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरा जो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में पैसे डालें 2,500 रुपये, यदि आपको टोटल 5,000 का SIP बनाना है। तो इस हिसाब से आप स्टार्ट तो कर लें, उसके बाद आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आप ऐड करते जाएं। जो आप ये प्रोग्राम तो देख ही रहे हैं, आपको बहुत सारे फंड के रिकमेंडेशन आते रहते हैं, तो यहाँ से पिक करके आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना लें। चलिए, इसी बीच हम एक छोटे ब्रेक के यहाँ पर रुकते हैं, पर कहीं मत जाइए, क्योंकि नेल्सन डिसूजा जी iFAST फाइनेंशियल से हमारे साथ जुड़े हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए सेविंग्स के मुद्दे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, विकल्प आपको बता रहे हैं किस तरीके से सेविंग्स आपको प्लान करनी है लंबी अवधि के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज सेविंग्स के विकल्पों को तलाश रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स प्लान करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सके। और स्टूडियो में आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेल्सन डिसूजा जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं iFAST फाइनेंशियल्स के। पर आपको बता दें किस तरीके से आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने सेविंग्स से जुड़े कोई भी प्रश्न हो, पोर्टफोलियो प्लानिंग से संबंधित कोई प्रश्न हो, हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है, आपको हमें एक ईमेल लिखनी है moneyguru@zenetwork.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, SAVE सेव लिखें, और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो आप हमारे पास भेज सकते हैं 57575। चलिए, इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी बेंगलुरु से लाइन पे हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैंने कुछ प्रोडक्ट ले रखे हैं और मैं एक PPF में भी इन्वेस्ट करता हूँ।
और वो जो सारे डिटेल्स हैं वो मैंने पहले ईमेल करी थी, तो शायद वो आपके पास होंगी। 70,000 आपने बताया कि आपकी इनकम जो है पर मंथ रिटायरमेंट के लिए और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ रेकमेंड कर सकें, और ये जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी लिए हैं वो क्या वो सही हैं और इनमें क्या मैं आगे बना रहा हूँ। चलिए, आपने वैसे जो पोर्टफोलियो बनाया है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें आपने ऑलरेडी टर्म प्लान ले लिया है, इसके अलावा मेडिक्लेम अपने पेरेंट्स के लिए ले लिया है, अपने लिए फैमिली फ्लोटर पूरी फैमिली के लिए ले लिया है, और आपने 70,000 पर मंथ अपनी सैलरी बताई है। इवन प्राइवेट कंपनीज की एफडी में भी इनका निवेश है डिसूजा साहब। तो कैसे आप देखते हैं इनके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को? हालांकि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं ये लगभग 15,000 रुपये हर महीने, पर जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताए उसमें आपको लगता है क्या ये पूरे होते हुए नजर आते हैं? और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिफाइन करेंगे? इनकी डॉटर की एजुकेशन, उसके बाद मैरिज, यानी लंबी अवधि के लिए किस तरीके से प्लान करके चलें? आइडियल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं आप इनका? हाँ, जैसे आपने बताया उनका जो ओवरऑल जो गोल का जो होराइज़न है वो थोड़ा सा होराइज़न मतलब जो अमाउंट्स जो उन्होंने बताए जो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेच लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो इनकम है उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारे गोल्स अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मगर मार्केट ने साथ दे दिया और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ गए तो ठीक है, मगर हम ऐसा नहीं सोच सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% के हिसाब से सोचेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इनके जो गोल्स सारे अचीव हो पाएंगे। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से किया है। उन्होंने जैसे आपने बताया इंश्योरेंस प्लान लिया है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं, टर्म प्लान्स लिए हैं, सब उनका जो ओवरऑल चॉइस बहुत अच्छा है। उनके फंड्स भी अच्छे हैं, अच्छे खासे फंड्स उन्होंने चूज़ किए हैं, तो ओवरऑल उनका ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है। मगर गोल्स के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो करंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है यहाँ पर आप देखें तो 15,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं हर महीने। पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन 4,000 रुपये है। तो हम अभी 10% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड देखें और 8% का एनुअल रिटर्न पीपीएफ की तरफ देखें तो भी उनके जो गोल्स हैं वो कवर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जैसे उनका जो पहला गोल है फर्स्ट डॉटर्स मैरिज 2022 और उसके बाद फर्स्ट डॉटर्स एजुकेशन 2022 और डॉटर्स मैरिज 2028, यहाँ पर 17 लाख और 57 लाख के गोल हैं। उनके करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पहले 2 गोल्स में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए उनको या तो टोटल इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ाना है या उनको अपने गोल्स को थोड़ा कम करना है। अभी आइडियली देखा जाए तो आगे जाके इनको उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। टोटली उनको एक 50,000 का एवरेज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स में, और उनका पीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यू कर ले जो भी है। इस हिसाब से करेंगे तो उनके जो सारे गोल्स हैं वो सारे अचीव हो पाएंगे, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट, जो सबसे बड़ा उनका जो गोल है, जहाँ पर वो बता रहे हैं उनको 7 करोड़ का एक कॉर्पस चाहिए। तो ये करना है तो आपको 50,000 का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात जो है उनको रिकमेंडेशंस भी कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ पर डीएसपी टॉप 100 फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड, उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में भी डालें, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स में भी डालें, ताकि आगे जाके आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो इन्हीं फंड्स को आप चूज़ कर लें। और जब आपका इनकम बढ़े तो और फंड ऐड करें, ऐसे एडवाइजरी प्रोग्राम दे के या आप कोई मैगजीन वगैरह पढ़ के। जी, चलिए इसी बीच अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। इनफैक्ट जो प्रश्न है मेल के जरिए है, मंजीत सिंह जी का प्रश्न है श्रीनगर से, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उन्हें राय लेनी चाहिए। ये सोने में निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर ई गोल्ड में, किस तरीके से आप इनको सजेस्ट करेंगे? इनफैक्ट प्रश्न तो ये भी बैठेगा यहाँ पर कि गोल्ड में जिस तरीके का बुल रन हम देख चुके हैं पिछले 10 सालों में, 30,000 पे सोना पहुँचता हुआ नजर आया है, तो क्या मानते हैं आने वाले समय के लिए भी ऐसी जो रिटर्न्स हैं वो इतनी ही रफ्तार से आते हुए नजर आएंगे? और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे भी गोल्ड में, तो क्या फिजिकल गोल्ड एडवाइजेबल होगा या फिर ई गोल्ड, गोल्ड फंड जैसे विकल्प में अगर निवेश करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित है इनके लिए? देखिए, फिजिकल गोल्ड रिस्की होता है। फिजिकल गोल्ड से अच्छा है कि आप पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करें। इन्होंने यहाँ पे ई गोल्ड बताया, तो ई गोल्ड को हम पेपर गोल्ड भी बताते हैं। पेपर गोल्ड में आप 3 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो है ऑप्शन है गोल्ड ETF बताते हैं, दूसरा जो है गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, और तीसरा जो है आप नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के जरिए डीमैट अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया गोल्ड का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, गोल्ड का रेट बढ़ गया है, गोल्ड का जो डिमांड लोग बोलते हैं बढ़ गया है। ये पहली बार है 30 साल में कि
गोल्ड का ये एक नया हाई निकला है रेट्स के हिसाब से, मगर मैं नहीं मानता हूँ कि आगे जाके ये आगे और बढ़ेगा, क्योंकि करंटली जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से लोगों ने गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, मगर जब ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा तो गोल्ड का जो शाइन है वो निकल जाएगा और वापस गिरना शुरू हो जाएगा। गोल्ड, पेपर गोल्ड या ई गोल्ड जैसे उन्होंने बताया, इसमें इन्वेस्ट करने से उनको कुछ फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि उनको फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो रिस्क, चोरी का रिस्क जो होता है वो निकल जाता है। उसके बाद प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का जो प्योरनेस होता है, जो आप जब फिजिकल गोल्ड लेते हो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट गोल्ड लेते हैं जब पेपर गोल्ड लेते हैं। इसके अलावा आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है कि गोल्ड आपको हेज देता है इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलता है आपको जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर गोल्ड को अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना देखें, गोल्ड को ऐसे देखें जैसे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन दे रहा है, बस इस हिसाब से आप देखें तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक फिट हो जाएगा। चलिए इसी नोट पे हम छोटे से ब्रेक लें, यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मनी। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज नेल्सन डिसूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जनरल मैनेजर हैं iFAST फाइनेंशियल्स के, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और आपको बता दें, आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सेविंग से जुड़े प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। पोर्टफोलियो प्लानिंग पे आपको राय जानने हो, या फिर आप किसी भी मुद्दे पे, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको हमें एक ईमेल लिखनी है, moniguru@zenetwork.com हमारी ईमेल आईडी है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएँ और सेव लिखें, SAVE सेव लिखें, अपना प्रश्न लिखें, हमें भेज दें 57575। चलिए इसी बीच अगले कॉलर हमारे लाइन पे जुड़ चुके हैं। भरत जी इस समय पुणे से लाइन पे हैं। भरत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछे अपना प्रश्न। हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल ऐसा है कि फैमिली इनकम हमारी पूरी 1 लाख है। माय टोटल सेविंग्स इज अबाउट 10 lakhs, out of which 3 lakhs in PPF, 80,000 in shares and 1.2 lakhs in mutual fund. जी। Then rest of 5 lakhs is in FD. I would like to purchase one property in 2014, which should generally cost about 1.25 crores. जी। I have one existing home loan. EMI is about 30,000 rupees, which will end in 2014 itself. So how should I look forward to my savings? जी। और साथ ही भरत साहब आपने ये भी बोला कि जो 2014 में आपका जो लोन खत्म होना है उसमें 10 लाख ही बकाया इसमें रह गया है, कुल मासिक किस्त जिसकी लगभग 30,000 के आसपास बैठती है। हाँ जी। चलिए आपको राय दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी का पैसा आप जब आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर लोन पूरा कर लेंगे, उसको बेच कर भी आपने राय लेनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहते हैं जो आपका एग्जिस्टिंग होम लोन जिस पर चल रहा है। हाँ जी, 2014 में मैं वो प्रॉपर्टी बेचूंगा और नई प्रॉपर्टी अबाउट 1.25 करोड़ की खरीदना चाहूंगा। नेल्सन जी, आप कैसे सोचते हैं ये कि एक प्रॉपर्टी को बेचकर प्रॉपर्टी में ही अगर इन्वेस्टमेंट करते तो ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, या फिर आप इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे और SIP के जरिए निवेश करने की सलाह देंगे? क्योंकि काफ़ी बेहतर इनका आइडिया है। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी को बेच देते हैं 2014 में, उसके बाद जो रिटर्न्स आते हैं उसको कैपिटल गेन्स को सीधा प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते तो टैक्स बचत का फायदा होगा, और साथ ही साथ और भी एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स यहाँ पर पा सकते हैं। पर साथ ही साथ आप कैसे यहाँ पर सलाह देंगे, और क्या इनके पास बेहतर विकल्प है टैक्स प्लानिंग करने के लिए? और इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप उसके ऊपर कौन से आप म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टी में ही निवेश करना या इक्विटी मार्केट में ही निवेश करना, ये एक वन साइडेड क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही है। आपके जो पैसे हैं या आपको अलग अलग एसेट्स में लगाने ही हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टी में लगाने, गोल्ड में लगाने, इक्विटी में लगाने। जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो कम हो जाता है और आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा हेल्थ आ जाता है। देखिए उनके जो टैक्स के क्वेश्चन के हिसाब से, टैक्स के क्वेश्चन पर देखें तो उनके पास कुछ विकल्प हैं जहां पर वो अपने लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो सेल करेंगे अपने प्रॉपर्टी को। जब वो सेल करें तो उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स गेन पे बेनिफिट मिलेगा।
54 EC कैपिटल गेन बॉन्ड्स, NHAI, NABARD, REC बॉन्ड्स, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करें आपके गेन्स का, तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन्स टैक्स से आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है, आप इस जो कैपिटल गेन आपका जो लाभ मिलेगा वो आप वापस दूसरे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको वापस रिलीफ मिलेगा। आप आपके टैक्स कंसल्टेंट से सलाह ले लें, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। जैसे एक बार आपने रिडीम किया आपके ओल्ड प्रॉपर्टी को, तो जब आप वापस नया प्रॉपर्टी लोगे तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, वो भी आप चेक कर लें। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कोई इंश्योरेंस का जिक्र नहीं किया है। आपने यदि कोई इंश्योरेंस लिया नहीं है तो आप टर्म प्लान ले लें, ताकि आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान फुलफिल हो जाए। उसके बाद आपके होम लोन के ऊपर भी आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो भी ले लें। मैं आपको कुछ ब्रॉड आइडियाज़ देना चाहता हूँ आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। एक तो आप मिनिमम 3 महीने का जो सैलरी है कंटिजेंसी में रखें, ताकि कभी इमरजेंसी आए तो आपके पास कैश रहे। दूसरी बात, आप इंश्योर कर लें कि 25 से 30% आपका जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट होता जाए हर महीने। आपका जो ओवरऑल प्लानिंग देखा जाए तो आपके पास PPF, FD, फिक्स्ड इनकम टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो आप थोड़ा एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़, इनकी तरफ भी देख लें। म्यूचुअल फंड में आपको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आपका जो टोटल सेविंग है उसमें से 40% जो है वो आप DSP, ब्लैक रॉक, टॉप 200 फंड या ICICI फोकस ब्लू चिप फंड में डालें। 30% जो है मिड कैप फंड में देना चाहता हूँ। IDFC स्टर्लिंग फंड सबसे अच्छा फंड है इस कैटेगरी में। 20% आप मल्टी कैप फंड में डालें, UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड, और 10% सेक्टर फंड में डालें, रिलायंस बैंकिंग फंड में डालें। हर साल एक बार आप ट्रैक करें अपने पोर्टफोलियो को और देखें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका अच्छा है। इस हिसाब से करें तो आपका ओवरऑल प्लानिंग हो जाएगा। चलिए, इसी नोट को यहाँ पर शो को वाइंड अप करने का समय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नेल्सन साहब हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा। नमस्कार।